नमस्कार साथियों, टीचर्स ऑफ बिहार के इस ऑनलाइन व्याख्यान माला कार्यक्रम की पहली कड़ी में मैं चंदन श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 31 जुलाई को प्रेमचंद जयंती है और ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज ही के दिन से हम इस टीचर्स ऑफ बिहार व्याख्यान माला की शुरुआत कर रहे हैं। प्रेमचंद को एक साहित्यकार के रूप में आप सबने समझा है, जाना है। उनकी कई रचनाओं को आपने स्कूली जीवन से ही पढ़ना समझना शुरू किया है। उनकी कई रचनाओं के किरदार और उन रचनाओं की उनकी कहानियाँ तमाम चीज़ें आपके मानस में अब भी तरोताज़ा होंगी। लेकिन आज इस व्याख्यान में हम प्रेमचंद को एक शिक्षक के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। आप सब जानते भी होंगे कि प्रेमचंद एक साहित्यकार के साथ साथ एक शिक्षक भी रहे हैं और इसलिए हमने चुना कि इस टीचर्स ऑफ बिहार फोरम पे जो है इस व्याख्यान माला की शुरुआत हम प्रेमचंद की जयंती से और एक शिक्षक के रूप में उनकी क्या भूमिका रही है उससे करेंगे। और संयोग से जो इस व्याख्यान के जो वक्ता हैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, वो भी उसी बनारस की धरती से हैं जहाँ पे सन 1880 में 31 जुलाई को प्रेमचंद का जन्म हुआ था। प्रोफेसर सहाय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में प्रोफेसर हैं और यह तो उनका एक अकादमिक परिचय है, लेकिन उसके साथ साथ उनका खास परिचय यह है कि बिहार के शिक्षकों के प्रशिक्षण में उनकी बहुत ही अग्रणी भूमिका रही है। जो यहाँ के डीएलएड पाठ्यक्रम और तमाम पाठ्य पुस्तकें बनी हैं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा, उसमें हिंदी तथा भाषा संबंधी जो अनेक शिक्षण प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम रहे हैं, उन सब में प्रोफेसर सहाय ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और इसलिए इस कार्यक्रम में उनको एक वक्ता के तौर पर यहाँ आमंत्रित करते हुए मुझे बहुत ही अधिक खुशी हो रही है। तो मैं प्रोफेसर सहाय आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको इस कार्यक्रम में अपना जो मुख्य वक्तव्य है, व्याख्यान है, उसको आरंभ करने के लिए आग्रह करता हूं और अंत में जो है मैं आपसे यह भी आग्रह करता हूं कि 15 से 20 मिनट आपका व्याख्यान जब हो जाएगा उसके पश्चात अगले 10 मिनट जो है हम हमारे जो शिक्षक हैं इस राज्य के, उनके कुछ प्रश्नों को भी आपके साथ साझा करेंगे ताकि उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया ले सके। तो अब प्रोफेसर सहाय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अग्री होने के लिए, सहमति देने के लिए। और अब जो है यह व्याख्यान आरंभ करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर सहाय। बहुत शुक्रिया चंदन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है चंदन जी? बहुत शुक्रिया। आज के इस मुबारक दिन पर आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। टीचर्स ऑफ बिहार की ओर से, इस फोरम की ओर से जो ऑनलाइन व्याख्यान माला आरंभिक हो रहा है, उसके व्याख्यान के पहले व्यक्ति के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज इस प्लेटफॉर्म पर बातचीत करते हुए मैं उन तमाम अनुभवों को सिलसिलेवार ढंग से आप सबके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा जो एक शिक्षक के रूप में प्रेमचंद की दुनिया से जुड़े हुए हैं और साथ ही और भी बहुत सारे सरोकार और सवाल जो उनके शिक्षक होने के कारण बनते हैं और हमारी जिंदगी को संवारते हैं और बदलते हैं। उन तमाम मुद्दों पर मैं बातचीत करूंगा आप सभी से और आप सभी से यह आग्रह भी है कि आपके मन में जो सवाल उठ रहे हो वह भी हमसे साझा करें। यह एक सामूहिक राह है जिस पर हम सभी चलकर
ज्ञान या इल्म की रोशनी को हासिल करते हैं। तो मैं अपनी बातचीत शुरू करने के पहले टीचर्स ऑफ बिहार के बारे में जो हमें जानकारी दी गई है उसकी समझ से मैं समृद्ध हुआ हूँ। उन तमाम बातों को याद करते हुए मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। यह संयोग कहिए कि मैं जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, खास करके स्कूली शिक्षा व्यवस्था, उसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लगातार जुड़ा रहा हूँ। और इस क्रम में मुझे डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी ने मुझे संवारा है, चंदन श्रीवास्तव जैसे लोगों ने मेरी समझ को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। उसी तरह शिव कुमार जी हैं और तमाम लोग वहाँ के जो हमारे मित्र हैं, उन सभी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ आज के दिन की। और मुझे कहा गया कि मैं बनारस से हूँ। बनारस मेरा कार्यस्थल है। दरअसल मैं बिहार का हूँ, आरा का रहने वाला हूँ। आरा से उत्तर एक गांव है, वहां का मैं रहने वाला हूँ। तो दोनों तरह की व्यवस्थाएं, जो दो राज्यों की व्यवस्थाएं हैं, स्कूली व्यवस्था, उन सबों से रूबरू होने का मौका मुझे मिला है। क्यों बात करनी चाहिए एक शिक्षक के रूप में प्रेमचंद की भूमिका पर, इसको एक नजर हम लोग इस तरह से समझें कि जैसा कि चंदन जी ने कहा कि प्रायः कहानीकार के रूप में प्रेमचंद की उपस्थिति को, या उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद की उपस्थिति को, या निबंधकार के रूप में, या विचारक के रूप में उनकी उपस्थिति के बहुत सारे आकलन हुए, मूल्यांकन हुए। और यह माना गया कि हिंदी और उर्दू दोनों की दुनिया की कोई चर्चा, हिंदी और उर्दू दोनों के साहित्य की दुनिया की कोई भी चर्चा, उस रवायत की कोई भी चर्चा बिना प्रेमचंद के पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन प्रेमचंद के जीवन का एक लंबा हिस्सा शिक्षा संसार से जुड़ा रहा है। वो लंबे समय तक अध्यापक रहे, डिप्टी सब स्कूल इंस्पेक्टर भी रहे। तो यानी कि एक अधिकारी के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में, यानी एक अध्यापक के रूप में, उसी तरह से वो कई जगह हेडमास्टर भी रहे। उन तमाम अनुभवों को याद करते हुए यह जरूरी है कि प्रेमचंद के अध्यापक जीवन के बहुत सारे पक्षों से हम रूबरू हों और यह समझने का प्रयास करें कि उनकी समझ के निर्माण में, या उनके साहित्य में जो चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं, या उनके विचार में जो तत्व हमें नजर आते हैं, उन सबों के निर्माण में उस शिक्षक की क्या भूमिका रही है, इसे पहचानने की कोशिश करें। एक और तरह से आज का दिन हमारे लिए मुबारक है कि आज प्रेमचंद की जयंती तो है ही, पूरे मुल्क को एक नई शिक्षा नीति भी मिली है। और उसके आलोक में प्रेमचंद शिक्षा के बारे में जो सपना देख रहे थे, या उनकी जो समझ थी, उसको एक नजर डालने का यह एक मुबारक मौका है। क्योंकि शिक्षा नीतियों के क्रम में जब नई शिक्षा नीति अभी आई है और तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि दशकों के बाद यह शिक्षा नीति आई है, तब उसके शिक्षा नीति का जो व्यापक फलक है वह तो कुछ दिनों बाद स्पष्ट होगा, उसका व्यावहारिक पहलू। लेकिन अपने सिद्धांतों में और अपने मंतव्यों में बहुत सारे मंसूबों के साथ यह शिक्षा नीति आगे बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है, शिक्षा नीति के इस अनुभव के बीच प्रेमचंद की उपस्थिति का अध्ययन एक दिलचस्प अनुभव होगा। आपसे यह बात करते हुए मुझे एक गहरी संवेदना प्रकट हो रही है, एक मन में ऐसा भाव उठ रहा है कि क्या कारण है कि जो बनारस में स्थानीय स्तर पर प्रेमचंद जिंदा थे, तो उनकी उपस्थिति के मायने जो लगाए जा रहे थे, तो वो उनको साहित्यकार के रूप में जितने लोग जानते थे, कहीं उससे ज्यादा लोग उनको एक अध्यापक के रूप में जानते थे। इसको कैसे समझा जा सकता है? आप जब प्रेमचंद के बेटे अमृत राय की किताब पढ़ें, कलम का सिपाही, तो उसमें एक घटना का जिक्र है और वह घटना बहुत मार्मिक है। मैं आपसे उस घटना के जिक्र के साथ ही अपने व्याख्यान की शुरुआत करना चाहूंगा और मैं उस घटना को ज्यों का त्यों आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 8 अक्टूबर सुबह हुई, जाड़े की सुबह, 7 का वक्त होगा। मुंह धुलाने के लिए शिवरानी देवी गर्म पानी लेकर आई। शिवरानी देवी उनकी पत्नी थी। मुंशी जी ने दांत मांजने के लिए खरिया मिट्टी मुंह में ली। मुंशी जी ने दांत मांजने के लिए खरिया मिट्टी मुंह में ली। 2-1 बार मुंह चलाया और दांत बैठ गए। कुल्ला करने के लिए इशारा किया पर मुंह नहीं फैल सका। पत्नी ने उनको जोर लगाते देखा कुछ कहने के लिए। पांव तले जमीन खिसक गई। कान में कोई कुछ कह गया। घबरा कर बोली, कुल्ला भी नहीं कीजिएगा क्या? वहां तो उल्टी सांस चल रही थी। नवाब ने बेबस
आंखों से रानी को देखा और दम उखड़ते उखड़ते रुकती अटकती कुएं के भीतर से आती हुई सी भारी गूंजती आवाज में डूबते आदमी की तरह पुकारा, रानी। रानी लपकी कि शायद मेरे हाथ से कुल्ला करना चाहते हूं। रामकिशोर ने बीच में ही पकड़ लिया, बहन अब वहां क्या रखा है? लम्ही खबर पहुंची, बिरादरी वाले जुटने लगे, अर्थी बनी। 11 बजते बजते 20-25 लोग किसी गुमनाम आदमी की लाश लेकर मणिकर्णिका की ओर चले। रास्ते में एक राह चलते ने दूसरे से पूछा, के रहल? दूसरे ने जवाब दिया, कोई मास्टर था। उधर बोलपुर में रविंद्रनाथ ने धीमे से कहा, एक रतन मिला था तुमको, तुमने खो दिया। जाहिर सी बात है कि कलम का सिपाही का यह अंश इस बात की तस्दीक करता है कि प्रेमचंद की प्रसिद्धि बनारस में, प्रेमचंद जो मशहूर थे वो एक साहित्यकार के रूप में मशहूर तो थे ही, एक उपन्यासकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि तो थी ही, एक कहानीकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि के अनेक आयाम तो थे ही, लेकिन उनको सबसे ज्यादा जो मकबूलियत हासिल हुई थी, उनको सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि हासिल हुई थी, वह एक अध्यापक के रूप में ही हासिल हुई थी और आम आदमी की दुनिया में वे एक अध्यापक के रूप में जाने पहचाने गए थे। यह पूरा प्रसंग इस बात की ओर इशारा करता है कि उनकी उपस्थिति एक अध्यापक के रूप में लोग समझ रहे थे। प्रेमचंद के जीवन का एक लंबा हिस्सा अध्यापक के रूप में गुजरा, जैसा कि अभी बात की गई, लेकिन शिक्षा से जुड़ी उनकी जो दुनिया है उसको समझने के लिए हमें 3 पक्षों को समझना पड़ेगा। प्रेमचंद के जीवन काल में 3 तरह के शिक्षा संस्थान दिखाई पड़ रहे थे। एक तरफ तो इस्लामी पद्धति से जो शिक्षा संस्थान चल रहे थे, यानी मकतबों और मदरसों की दुनिया, दूसरी तरफ अंग्रेजी ढंग की जो पाठशालाएं थी, और तीसरे तरह के वे संस्थान थे जो देशी संस्थान थे। और देशी संस्थान का मतलब यह था कि जो उस समय की स्वाधीनता आंदोलन की अंगड़ाइयों से वाकिफ थे और उस समय की जो आजादी की लड़ाई थी उसको लेकर उनके मन में एक बेचैनी उन संस्थानों में नजर आती थी और खुद को उस आंदोलन से जोड़कर रखने की ख्वाहिश भी नजर आती थी। तो हमें 3 तरह के संस्थान दिखाई पड़ रहे थे उस वक्त। एक तो मकतबों और मदरसों की दुनिया। हमें यहाँ पर मकतब और मदरसे की दुनिया के फर्क को भी समझ लेना पड़ेगा। मकतब वे शिक्षाई संस्थान थे जिसमें आरंभिक शिक्षा दी जाती थी, यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी, और जो मदरसा था दरअसल वह इल्म की दुनिया का वह रोशन हिस्सा था जिसमें उच्च शिक्षा की तालीम दी जाती थी। दोनों की पद्धति इस्लामी पद्धति की थी और फर्क केवल इतना था कि एक में जो प्रारंभिक शिक्षा थी और दूसरे में उच्च शिक्षा की दुनिया थी। और मदरसे में इस बात की भी चिंता रहती थी कि वहां से जो आलिम फाजिल होकर लोग निकले, यानी वहां की डिग्री लेकर जो निकले, उनको अपने ज्ञान और इल्म के हुनर को बांटने के साथ ही साथ इस्लामी जो तहजीब है या इस्लामी जो कायदे हैं उसको भी देश दुनिया में फैलाने का एक हुनर हासिल हो और वे उस काम में अपनी महारत प्रदर्शित कर सके, उस दुनिया में अपने होने का अर्थ वो तलाश सके। तो एक तो यह दुनिया थी जो मदरसे, मकतब और मदरसे की दुनिया थी। दूसरी तरफ वो दुनिया थी जो अंग्रेजी ढंग के स्कूल हुआ करते थे, यानी उस समय के जो सरकारी स्कूल हुआ करते थे। और तीसरे तरह के वे संस्थान थे जो कि मदरसे, मकतब और अंग्रेजी स्कूल की दुनिया से अलग थे, जिसमें तरह तरह के देशी संस्थानों के स्कूल थे। काशी विद्यापीठ जहां मैं पढ़ाता हूँ वो पहले वहां पर काशी विद्यापीठ में एक कुमार विद्यालय चलता था, वह भी उसी तरह का एक संस्थान था। तो ये जो तीसरे तरह के संस्थान थे या दूसरे तरह के संस्थान थे या पहले तरह के संस्थान थे, इन तीनों तरह के संस्थानों से मुंशी प्रेमचंद का जुड़ाव रहा। वे उन तीनों दुनिया से केवल इल्म और अध्ययन के स्तर पर ही नहीं जुड़े रहे, बल्कि उन तीनों की अनुभवों के हिस्से को अपनी समझ के विकसित करने में एक मुकम्मल तौर से वो उस दुनिया के हमराही रहे। लिहाजा यह जरूरी है कि एक शिक्षक के रूप में या शिक्षा की जो समझ है उसको लेकर प्रेमचंद क्या सोचते थे, इसके बारे में हमारी समझ पुख्ता बने। उन अनुभवों के आधार पर हम समझने का प्रयास कर सकते हैं कि वो किस तरह से एक शिक्षा की दुनिया को या इल्म की दुनिया को देखते समझते थे या परखते थे, या भविष्य के भारत की जो कल्पना उनके मन में थी
शिक्षाई दुनिया से गुजरकर हासिल करने की, वह किस तरह से आकार ले रही थी। यानी जिसे हम लोग आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं या भारत का विचार कहते हैं, वह उनके मन में किस तरह से पल रहा था, क्योंकि शिक्षा ही वह रहा थी जिस पर चलकर जो आने वाले भारत की नींव तैयार हो सकती थी, या आने वाले भारत की जो भूमिका है उसको हम ज्यादा सही तरह से समझ सकते थे। प्रेमचंद की जो आरंभिक शिक्षा थी वह तो उनके घर पर ही हुई, और जब वो थोड़े बड़े हुए तो लम्ही से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर वो एक मौलवी के यहाँ, जो अपने घर पर मकतब चलाते थे, मौलवी साहब मूलतः वो दर्जी थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम भी वो करते थे। तो वहां पर उनको दाखिला मिला। स्कूली शिक्षा के बाद, स्कूली शिक्षा की जो शुरुआत होती है वो बड़ी दिलचस्प है। प्रेमचंद की जो स्कूली शिक्षा की दुनिया है उसकी शुरुआत, तो उसमें वो विस्तार से बताते हैं अपने अनुभवों के बारे में, जिसकी एक झलक आप कलम का सिपाही में भी देख सकते हैं, या शिवरानी देवी की जो किताब है घर में प्रेमचंद, उसमें भी आप पा सकते हैं, या उनके जो अपने अनुभव हैं उससे दीगर ढंग से हम उस दुनिया से रूबरू हो सकते हैं, उस दुनिया से हम जुड़ सकते हैं या उस दुनिया को समझ सकते हैं। तो तकरीबन 4-5 साल के रहे होंगे, 6 साल के, और उसके बाद वो जो अपने घर से लम्ही से पांडेपुर है, पांडेपुर से जो लम्ही का रास्ता है, लम्ही से जब वो मौलवी साहब के जो दर्जी थे उनके मकतब में वो दाखिला लेते हैं, और दाखिला लेने के जो उनके अनुभव हैं वे बड़े दिलचस्प हैं, और वहां पर वो बताते हैं कि आरंभिक शिक्षा की दुनिया किस तरह से थी। तो उस वक्त 3 किताबें पढ़ाई जा रही थी वहां पर, आमदनामा, गुलजारे दबिस्तां, करीमा, आला हिसाब, ये जो किताबें पढ़ाई जाती थी उसमें वो बताते हैं कि वे झूम झूम कर वहां पर मदरसे में जो बच्चे बच्चियां थीं या जो वहां विद्यार्थी थे वो झूम झूम कर गाते थे, और गाते हुए खेल खेल में इल्म की उस दुनिया से रूबरू हो जाते हैं। उस दुनिया से वे रूबरू होते हैं और अपनी बात वो कहते हैं कि, और उसमें बहुत सारे ऐसे अनुभवों का वो जिक्र करते हैं कि किस तरह से मौलवी साहब के यहाँ जाते थे, और वहाँ पर मौलवी साहब के खुश करने के कई कई रास्ते हुआ करते थे, और तमाम वो उनके रोचक किस्से हैं जिसके बारे में वो बताते हैं। चूंकि अभी हम लोग बात उनकी शिक्षा की दुनिया से जुड़े हुए मुद्दे पर ही कर रहे हैं, इसलिए उन अनुभवों के विस्तार में जाने का यहाँ अवसर नहीं है, लेकिन केवल इतना आपसे चर्चा करना जरूरी है कि जब आप कलम का सिपाही नाम की किताब पढ़िएगा तो उसमें उस दुनिया के बहुत सारे ऐसे रोचक किस्से हैं। मसलन कि मेला देखने के लिए एक बार प्रेमचंद 1 रुपया, प्रेमचंद के बड़े भाई दोनों मिलकर 1 रुपया घर से वो चुराते हैं, उसके बाद क्या होता है, या फिर मौलवी साहब जब नाराज होते हैं तो किस तरह से वे लोग पतंगे पकड़ कर ले जाते हैं, या फिर किस तरह से उनकी जो चिड़िया होती थी मौलवी साहब के, उसके लिए दाने का इंतजाम करती थी। ये तमाम, यानी वह जो शिक्षा पद्धति थी वह एक बिल्कुल घरेलू, हेलो हेलो, अरे अभी बात मत करिए, उसका वो जिक्र करते हैं। तो एक घरेलू जो आत्मीय वातावरण था उसमें शिक्षा की यह आरंभिक दुनिया घट रही थी। उनके पिताजी सरकारी मुलाजिम थे, और सरकारी मुलाजिम होने के नाते हेलो, अरे तो आप फेसबुक पर जाइए, अभी चल रहा है। तो उसका वो जिक्र करते हैं कि किस तरह से वहां पर यह सब घटनाएं होती हैं। तो उनके पिताजी जो थे वो सरकारी मुलाजिम थे, और सरकारी मुलाजिम होने के नाते फिर बाद में उनका दाखिला बस्ती में होता है, फिर गोरखपुर में वो पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते होता यह है कि तबादला होते होते एक बार स्थिति ऐसी आती है कि वह लम्ही चले आते हैं, और लम्ही रहते हुए उनकी पढ़ाई जब 9वें दर्जे में वो पहुंचते हैं तो 9वें दर्जे में काशी के क्वींस कॉलेज में उनका दाखिला होता है, और वहां पर वो
जिक्र करते हैं कि किस तरह से उनकी वहाँ पर पढ़ाई होती है और वहाँ पर वो एक सिफारिश लेकर जाते हैं और उनकी फीस माफ हो जाती है। जो फीस का मसला है वो बड़ा मुश्किल रहा हर वक्त। जो हिंदुस्तान का आदमी है उसके लिए स्कूल की दुनिया में फीस का जो सवाल है वो बड़ा मुश्किल भरा रहा है। यदि आप प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़िए, उनकी कहानियों को पढ़िए, तो उसमें तमाम जगहों पर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरह से फीस का मसला एक आम आदमी, आम जो हिंदुस्तानी है उसके लिए मुश्किलों भरा होता है। तो प्रेमचंद के खुद के जीवन में भी इस तरह की दिक्कत आई थी। जब वह दाखिला लेने के लिए गए थे क्वींस कॉलेज में, तो उसकी फीस का जो मसला था, लेकिन अच्छा यह रहा कि उन्हें एक ठाकुर साहब थे, उनकी पैरवी से वहां पर उनका फीस माफ हो गया। आगे वो जिक्र करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई के लिए जब दाखिला लेने के लिए जो हिंदू कॉलेज था वहां पर पहुंचते हैं, फिर वहां पर क्या क्या होता है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। वहां पर जब वो प्रिंसिपल साहब से मिलने जाते हैं और प्रिंसिपल साहब से मिलने के बाद प्रिंसिपल साहब एक कागज पर लिख देते हैं कि जाओ कक्षाओं में बैठो और वहां पर जो पढ़ाया जा रहा है वहां के अध्यापक यदि लिख देंगे कि तुम पढ़ने के योग्य हो तब तुम्हारा दाखिला यहाँ पर हो पाएगा। उसके बाद वो तमाम कक्षाओं में जाते हैं, इतिहास की कक्षा में जाते हैं, फिर गणित की कक्षा में जाते हैं और गणित की कक्षा का जिक्र करते हैं कि जब उस कक्षा में वो गए तो गणित के नाम से उन्हें घबराहट होती थी। तो वे बड़ी मुश्किल से गणित की कक्षा में बैठते हैं और जब कागज पर लिखने की बारी आती है, जो चक्रवर्ती थे उस क्लास के अध्यापक, तो वो जो अध्यापक थे वो लिखते हैं असंतोषजनक, और इस तरह से उनका दाखिला वहां पर नहीं हो पाता है। तो बाद में फिर प्रेमचंद कहते हैं कि जो गणित की दुनिया है, गणित की परीक्षा है, वह पास करना मेरे लिए गौरी शंकर की चोटी पर चढ़ने के समान था। तो मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि वो उस वक्त की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके तमाम पहलुओं पर बात करते हैं, लेकिन इस तरह की जो उनके जीवन की आर्थिक मुसीबतें थी उसका भी उल्लेख करते हुए वो चलते हैं। और इस बीच होता यह है कि प्रेमचंद के पिताजी का देहावसान हो जाता है और परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ती है। आगे की पढ़ाई उन्हें लाचारी में छोड़ना पड़ता है, लेकिन इसी बीच बनारस से करीब 40-45 किलोमीटर दूर चुनार नाम की जगह है। वो बताते हैं कि एक शाम हुआ यह कि जो गणित की किताब है उसे बेचने के लिए वो एक दुकान में जाते हैं और वहां पर एक आदमी मिलता है और वो आदमी उनसे कहता है कि पता चलता है कि वह उनसे प्रस्ताव रखता है कि वह चुनार के मिशन स्कूल में आकर पढ़ाएं, और उस वक्त उन्हें 16 रुपए की तनख्वाह मुकर्रर की जाती है और इस तरह से उनके अध्यापक जीवन की शुरुआत होती है। वो वहां जाते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर तमाम तरह के पाठशालाओं में पढ़ाते हैं, कानपुर में और फिर बस्ती में, फिर सरकारी स्कूल में आते हैं, फिर गोरखपुर के नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते हैं। उनके अध्यापक जीवन के बहुत सारे किस्से मशहूर है। पढ़ते पढ़ते फिर उन्होंने बीए की परीक्षा पास की और बीए की परीक्षा में उन्होंने जो विषय लिए थे बीए की परीक्षा में एंट्रेंस के 18 वर्ष बाद 1916 में इंटर की परीक्षा उन्होंने दी थी। अंग्रेजी, फारसी, तर्कशास्त्र और आधुनिक इतिहास 1916 में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की और उसके बाद अध्यापक के रूप में उन्हें इतिहास पढ़ाने का भी अवसर मिलता है। और इतिहास पढ़ाते समय वो किस तरह से कक्षाएं लेते थे इसके बारे में मौलाना मजहरुल हक ने भी लिखा है। और मजहरुल हक ने लिखा है कि जब वो बस्ती के स्कूल का जिक्र करते हैं कि जब वो जाते थे कक्षा में और इतिहास के बारे में बात करते थे तो इतिहास उनके लिए बेजान तवारीखों का एक सिलसिला नहीं था। वहां जाकर वो इतिहास की बात करते समय वो इतिहास बोध का जिक्र करते हैं, उस इतिहास बोध का जिक्र जिसके चलते सभ्यता के विकास की कहानी को हम समझ पाए। और बातचीत करते समय लिखा है कलम का सिपाही प्रेमचंद में बहुत सारे अनुभवों को संजोकर उनके बेटे अमृत राय ने कि जब वो इतिहास का जिक्र करते थे और सभ्यताओं के विकास की कहानी कहते थे तब कई बार ऐसा होता था कि वे पाठ्य पुस्तकों की जो तवारीखी दुनिया है उससे बाहर निकलकर
इतिहास बोध की अपनी समझ को पुख्ता करते हुए ऐसी बातें कहते थे जो इतिहास के सिलसिले को समझने में, सभ्यता के विकास के सिलसिले को समझने में सहायक हो। वो यह कहना भी मुनासिब समझते थे कि यह जो बातें हैं यह समझदारी बढ़ाने के लिए तो जरूरी है, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि परीक्षा में तुमसे यदि सवाल पूछा जाए तो तुम्हारी किताबों में जिन तवारीखों का जिक्र है उसका जिक्र करना, लेकिन वह इस बात का जरूर ख्याल रखते थे कि इतिहास पढ़ते समय उस इतिहास बोध के विकास की जरूरत मुकर्रर ढंग से समझ में आ जाए, जिसके चलते इतिहास पढ़ने का जो वास्तविक लक्ष्य है, सभ्यताओं के विकास की कहानी को जो बेतरतीब ढंग से इधर उधर बिखरे तवारीखों में जो सिलसिला होता है उसको एक ढंग से जोड़ा जाए और सभ्यता के विकास की कहानी को मुकम्मल ढंग से समझा जाए। इसी तरह से वो जब साहित्य पढ़ाते थे तब की दुनिया की बात और वो तमाम तरह के अनुभव वो जब कक्षाओं में होते थे तो किस तरह से होते थे, ये सारे अनुभवों का जब हम जिक्र करते हैं, लिखा है उनके बारे में, तो जिस तरह से जो हमें दिखाई पड़ती है उनके बारे में मजहरुल हक ने, जो प्रेमचंद के विद्यार्थी थे, उन्होंने लिखा है कि जब वो कक्षाओं में जाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि वो अपने ख्यालों में, अपने इल्म की दुनिया में इस तरह से मसरूफ होते थे कि कई बार उनके बाल बिखरे होते थे, उनके बटन जो हैं वो ऊपर का एक दो बटन खुला रहता था, और उन्हें लेकिन जो सबसे ज्यादा बेहतरीन बात यह थी वह यह थी कि एक तरह से वो जिस विषय को पढ़ाते थे उसमें इस कदर वो डूब जाते थे कि उस विषय का वो हिस्सा हो जाते थे। तो उनको बाहरी वेशभूषा, बाहरी रंग रूप से ज्यादा इस बात की जरूरत वो महसूस करते थे कि जिस विषय को पढ़ा जाए या जिस विषय की दुनिया का हिस्सा बना जाए उसका इस तरह से निवासी बन जाया जाए कि वहां पर आदमी बाहरी एक आदमी के रूप में ना नजर आए, बल्कि उस दुनिया का ही हिस्सा होते हुए वह अपने को महसूस कर सके। और विद्यार्थियों के अनुशासन के बारे में भी उनका नजरिया बिल्कुल साफ था। वे बाहरी अनुशासन पर उनका भरोसा नहीं था। वे मानते थे कि अनुशासन अंतःकरण की चीज है और उसमें स्व के विवेक के निर्माण से यह दिशा तय होनी चाहिए कि हम इस बात को समझ सकें कि क्या सही है क्या गलत है, इस बात का निर्णय हम करने में सक्षम हो। इस तरह के अनुशासन के वो कायल थे। एक और बात है जिसका जिक्र मैं करना मुनासिब समझता हूँ, जब वो गोरखपुर के नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे उन्हीं दिनों का एक किस्सा है कि एक बार हुआ यूं कि जहां उनका स्कूल था, जहां वो सेकंड मास्टर थे, उस सड़क के दूसरी तरफ कलेक्टर साहब का मकान था, और कलेक्टर साहब का जो बंगला था वहां एक दिन प्रेमचंद की गाय उस अहाते के भीतर चली गई, और उस गाय को जब भगाया गया और अमले दौड़े हुए जब गाय को भगा रहे थे, उस वक्त आग बबूला होकर निकलते हैं कलेक्टर साहब, और कलेक्टर साहब प्रेमचंद के पास पहुंच जाते हैं और प्रेमचंद को चेतावनी और नसीहत देने के लिहाज से वो कहते हैं, प्रेमचंद इस पर कहते हैं कि वो सांड नहीं है, वो प्रेमचंद की गाय है, और कलेक्टर के सामने उनका स्वाभिमान इस तरह से खड़ा होता है। दूसरे दिन जो वहाँ के प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने कहा कि आपने कलेक्टर साहब की बेअदबी कर दी, और आपको पता है कलेक्टर साहब जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और वो चाहे तो 1 मिनट में इस स्कूल को तहस नहस कर सकते हैं। इस पर मुंशी प्रेमचंद ने जो कहा वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि वो कलेक्टर साहब हैं तो मैं अध्यापक हूँ, और जो गाय है वो चली गई उनके अहाते में एक इतनी सी बात के लिए, वो इस तरह से जो बेअदबी कर रहे थे वो ठीक नहीं है, और यदि वो अपनी बेअदबी को आगे बढ़ाते हैं तो अदालत में उनको चुनौती दी जाएगी। इस तरह का आत्मविश्वास उनमें दिखाई पड़ता है। इस घटना का 3 तरह का से जिक्र मिलता है। एक तो यह जिक्र मिलता है, दूसरा एक अन्य तरह से इस कहानी का जिक्र मिलता है। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में इस घटना का दूसरे तरह से जिक्र करती हैं कि हुआ यूं कि एक बार क्या हुआ कि जो इस स्कूल का मुआयना था और डिप्टी इंस्पेक्टर आए थे स्कूल का मुआयना करने के लिए, और वो अपने बग्घी में जा रहे थे, और जब प्रेमचंद के स्कूल का मुआयना हो चुका था, उस शाम की बात है कि जब उनके घर के सामने से गुजर रहे थे, नॉर्मल स्कूल के सामने से, तो उस वक्त क्या हुआ कि प्रेमचंद बैठे
कोई फसाना पढ़ रहे थे या कुछ लिख रहे थे, तो इंस्पेक्टर ने गाड़ी रुकवाई और फिर वो अमले को भेजा और फिर प्रेमचंद को बुलवाया और फिर उसने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि इंस्पेक्टर मैं जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि तुम अपने में मसरूफ रहते हो और तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया। इस पर प्रेमचंद ने कहा कि मैं अपने घर में हूँ और यह जो वक्त है वह हमारी ड्यूटी का वक्त नहीं है और मैं इस ओर अपने काम करते वक्त मैं इस ओर ध्यान भी नहीं देता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये तमाम किस्से ऐसे हैं जो बताते हैं कि उनमें स्वाभिमान किस तरह से रचा बसा था। तो एक शिक्षक के स्वाभिमानी होने का जो परिचय है वह उनके जीवन की जो बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें सच्चाई की रोशनी है, उससे जब हम गुजरते हैं तो पाते हैं कि एक स्वाभिमानी शिक्षक के जो मतलब है वह प्रेमचंद की दुनिया में बहुत ही खूबसूरती से महत्वपूर्ण ढंग से उपस्थित है। उसी तरह से जो अनुशासन के बारे में उनका नजरिया है या फिर विषय की जो समझदारी है उसको लेकर उनका जो समझ है उनकी जो इसके बारे में बहुत सारे जो अनुभव हैं वह हमें मिल जाते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है जिसके चलते हम आज की शिक्षा की दुनिया के हिस्से को समझ सकते हैं। देखिए, जो हमारे मौजूदा दौर में शिक्षा के संस्थान हैं कमोबेश वो 3-4 तरह के संस्थान हमें दिखाई पड़ते हैं। एक जो महंगे पब्लिक स्कूल हैं, दूसरी तरफ जो सरकारी स्कूल हैं और तीसरी तरफ जो मिशन के स्कूल हैं और भी जो राज्य सरकारों के स्कूल हैं, केंद्र सरकारों के स्कूल हैं, यानी कई तरह की स्कूली व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। उसी तरह अध्यापकों के भी कई तरह के स्तर दिखाई पड़ते हैं, यानी मैं आर्थिक रूप से स्तर की बात कर रहा हूँ। प्रेमचंद का स्पष्ट मानना था कि जो आर्थिक स्थिति है अध्यापक की उसके बारे में किसी भी समाज को सोचना चाहिए और यह बात साफ तौर पर प्रेमचंद कहते हैं। उन्होंने एक लेख लिखा था जब वो अध्यापक थे उस समय और वो लेख बड़ा चर्चित हुआ था। उस लेख का शीर्षक था संयुक्त प्रांत में आरंभिक शिक्षा। उस लेख में वो कहते हैं, हमारी आरंभिक शिक्षा के सुधार और उन्नति के लिए सबसे बड़ी जरूरत योग्य शिक्षकों की है। अब योग्य शिक्षक कैसे मिलेंगे इसके बारे में कहते हैं, और योग्य आदमी 8 रुपये या 9 रुपये माहवार के वेतन पर दुनिया के पर्दे में कहीं नहीं मिल सकता। यानी उनका स्पष्ट मानना था कि आप वेतन कम देंगे तो शिक्षक की योग्यता इससे प्रभावित होगी। आगे वो कहते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस आदमी को पेट की फिक्र से आजादी ही नसीब न होगी वह तालीम की तरफ क्या खाक ध्यान देगा। जब सरकारी मदरसों का यह हाल है तो हम इमदादी मदरसों का जिक्र क्या। उनमें कम से कम 3-4 ऐसे हैं जिन्हें सरकार 4 रुपये माहवार इमदाद देती है। उससे 1 आना मनी ऑर्डर का महसूल कट जाता है। 3 रुपये 15 आने में कौन महीना भर दर्द सरी गवारा करेगा। शहरों में कहारों की तनख्वाहें 6 और 7 रुपये माहवार है, बल्कि अक्सर तो इससे भी ज्यादा है। मामूली मजदूर 4 आने पैसे रोज कमा लेता है, मगर गरीब मुदर्रिस इनसे भी जलील समझा जाता है। यानी प्रेमचंद जब पढ़ा रहे थे उस वक्त भी यह स्थिति थी कि जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो जिन्हें रोजमर्रा की जो आमदनी मिलती है उन मजदूरों को, और यदि जो सरकारी रेट निर्धारित किया गया है उस मजदूरी को यदि 30 से गुना करते हैं तो जो अध्यापक को दिया जाता है उस मजदूरी से कम पैसे मिलते हैं। प्रेमचंद इस दर्द भरी दास्तान को कहते हैं और बताते हैं कि आप कहते हैं कि शिक्षा की स्थिति सुधारिए, और शिक्षा की स्थिति कैसे सुधर सकती है यदि शिक्षकों के वेतन के बारे में आपकी चिंता जायज नहीं है। तो कैसे आप इस बात को कह सकते हैं कि आप शिक्षा का स्तर सुधारने निकले हैं। ये बात फर्जी है। इस बात को कहते हुए प्रेमचंद जरा भी संकोच नहीं करते हैं और बताते हैं कि जिस मुल्क में मजदूरों की जो आमदनी है वह शिक्षकों की आमदनी से कहीं ज्यादा हो, ऐसे में समाज को, सरकार को, उस समूह को विचार करने की जरूरत है जो शिक्षकों की आर्थिक चिंता को समझे और उसकी संवेदनशीलता से कोई हल निकाले, इस तरफ वो इशारा करते हैं। दूसरी जो समस्या यह है कि जो महंगे प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ बहुत सारे फीस लिए जाते हैं, उसके बारे में प्रेमचंद कई जगहों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। उनका जो उपन्यास है कर्मभूमि, उसकी शुरुआत ही इस बात से होती है। जरा देखिए, प्रेमचंद ने बच्चों के लिए जो फीस की दुनिया है उसके बारे में
जो शुरुआत है उसके बारे में, वो जो कर्मभूमि उपन्यास है उसकी शुरुआत देखिए। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जिस तत्परता से फीस वसूल की जाती है, शायद मालगुजारी भी उतनी सख्ती से नहीं वसूल की जाती। महीने में एक दिन नियत कर दिया जाता है, उस दिन फीस का दाखिला होना अनिवार्य है। या तो फीस दीजिए या नाम कटवाइए, या जब तक फीस न दाखिल हो रोज कुछ जुर्माना दीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि उसी दिन फीस दुगनी कर दी जाती है, और किसी दूसरी तारीख को दुगनी फीस न दी तो नाम कट जाता है। काशी के क्वींस कॉलेज में यही नियम था। 7वीं तारीख को फीस न दो तो 21वीं तारीख को दुगनी फीस देनी पड़ती थी या नाम कट जाता था। ऐसे कठोर नियमों का उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता है कि गरीबों के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाएं। वहीं हृदयहीन दफ्तरी शासन जो अन्य विभागों में है, हमारे शिक्षालयों में भी है। वह किसी के साथ रियायत नहीं करता। चाहे जहां से लाओ, कर्ज लो, गहने गिरवी रखो, लोटा थाली बेचो, चोरी करो, मगर फीस जरूर दो, नहीं दूनी फीस देनी पड़ेगी या नाम कट जाएगा। जमीन और जायदाद के कर वसूल करने में कुछ रियायत की जाती है। हमारे शिक्षालयों में नरमी को घुसने ही नहीं दिया जाता। वहां स्थायी रूप से मार्शल लॉ का व्यवहार होता है। कचहरी में पैसे का राज है और हमारे स्कूलों में भी पैसे का राज है। उससे कहीं कठोर, कहीं निर्दय। देर से आइए तो जुर्माना, ना आइए तो जुर्माना, सबक ना याद हो तो जुर्माना, किताबें ना खरीद सकिए तो जुर्माना, कोई अपराध हो जाए तो जुर्माना। शिक्षालय क्या है? जुर्मानालय है। यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देने वाले, पैसे के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच देने वाले छात्र निकलते हों तो आश्चर्य क्या है। यानी आप ध्यान दीजिए कि कर्म भूमि में जब ये बात प्रेमचंद कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके वे दिन भी इसमें जरूर शामिल हैं, जब वो स्कूल में पढ़ते थे और उन्हें फीस के चलते तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, और न जाने किन किन के आगे उन्हें रोना गिड़गिड़ाना पड़ता था, या पुरानी किताबें बेचनी पड़ती थी, या पुराने कोट बेचने पड़ते थे, कपड़े अपने बेचने पड़ते थे। उन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। तो ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बात तो यह कि हमारे शिक्षकों की आर्थिक स्थिति क्या है, इस पर एक जीवंत समाज को सोचने की जरूरत है। मुझे इस बात को आपसे साझा करते हुए जरा भी संकोच नहीं है कि जब आज के व्याख्यान के बारे में फेसबुक पर डाला गया तो बहुत सारी टिप्पणियां भी आई। उसमें एक टिप्पणी हमारे साथी की यह थी कि जो शिक्षक है उसके बारे में उन लिखते हुए वो कहते हैं कि आज के शिक्षक तो इस तरह से हैं जो कि चाहते हैं कि विद्यार्थियों से कितना ज्यादा उससे पैसे वसूल लें। सवाल उस शिक्षक का नहीं है। शिक्षक तो जो 3-4 तरह के स्तर के शिक्षक हैं उनमें बहुत सारे शिक्षक हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि बहुत सारे बेरोजगार जो लड़के लड़कियां हैं जो कि तालीम याफ्ता हैं और जिन्होंने ट्रेनिंग भी ली हुई है, उन्हें कॉलेजों में 5,000 पर रखा जा रहा है, 6,000 पर रखा जा रहा है। स्कूलों में और हालत बुरी है। प्राइवेट स्कूल में उन्हें भी बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं। सरकार में भी नियोजित शिक्षकों का मामला है। ये तमाम मुद्दे हैं जिसमें एक तरफ जो गार्जियन है वो इस बात के लिए परेशान है कि उसे स्कूलों में दाखिला देने के समय या स्कूलों में पढ़ाते समय बहुत सारी दिक्कत आ रही है, और अभी बहुत सारे अध्यापक जहाँ अध्यापक हैं उनको अलग तरह की दिक्कत है। तो वो खुलकर प्रेमचंद विचार करते हैं कि एक शिक्षक के लिए आर्थिक तंत्र किस तरह से होना चाहिए, और यह समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जो शिक्षा है उसके लिए आर्थिक तंत्र की व्यवस्था सोच समझ कर करे। हमारी नई शिक्षा नीति जो है वो कहती है कि 6% शिक्षा का संपूर्ण बजट का 6% शिक्षा पर खर्च होगा। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वह किस रूप में खर्च होगा, लेकिन यह भी मुद्दा एक महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों के बहुत सारी जो कैटेगरी है उसे निश्चित तौर पर समाप्त होना चाहिए। चलते चलते मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि एक लेख है जिसे हर अध्यापक को जरूर पढ़ना चाहिए। प्रेमचंद ने लिखा है वो लेख, बच्चों को स्वाधीन बनाओ। बहुत छोटा लेख है और बमुश्किल 3-4 पृष्ठों का लेख है। उसमें वे शिक्षा के बहुत सारे मूल्यों पर बात करते हैं, जिसमें जो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र हम आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहली बात वो ये कहते हैं कि बच्चे को स्वाधीन बनाना इसलिए जरूरी है कि जो बच्चे स्वाधीन नहीं होंगे वे ताकतवर भी नहीं होंगे, और जब ताकतवर बच्चे
नहीं होंगे तो ताकतवर नागरिक भी नहीं होंगे, और पराधीन बच्चे ताकतवर बच्चे नहीं होते हैं, और ताकतवर बच्चे जब होंगे तभी ताकतवर नागरिक भी बनेंगे। यानी किसी राष्ट्र की मजबूती का यह पहला लक्ष्य होना चाहिए कि उसमें ताकतवर नागरिक हों, और ताकतवर नागरिक की जो शुरुआत है वह बच्चों की स्वाधीनता की दुनिया से ही होती है। वे इस बात पर अपनी असंतोष अपना जाहिर करते हैं, अपनी असहमति जाहिर करते हैं कि अनुशासन के नाम पर यदि शिक्षक या शिक्षिका या घर के अभिभावक या जो बड़े बुजुर्ग हैं अनुशासन के नाम पर यदि आदेश पालन की ही जो दुनिया है उसे सही मानते हो, तो ऐसे अनुशासन से कमजोर नागरिक तैयार होंगे। एक दूसरी बात की ओर वो जिक्र करते हैं कि अनुशासन का मतलब यदि आदेश पालन रख दिया जाए, और वो दो पात्रों का भी जिक्र करते हैं कि हमारे घरों में या हमारी कक्षाओं में हालत यह है कि हिटलर और मुसोलिनी की तरह आज्ञाएं जो जारी करना वह बड़े बुजुर्गों का कर्तव्य सा दिखता है, और जिसकी तामील करने की मतलब जिसको पालन करने की जिम्मेदारी बच्चे या बच्चियों पर लाद दी जाती है। उनका मानना है कि इस तरह से यदि अनुशासन हम बनाते हैं बच्चे या विद्यार्थियों की दुनिया में, तो उसका सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलेगा, सबसे बड़ी परेशानी क्या निकलेगी। प्रेमचंद कहते हैं कि ऐसे बच्चे या बच्ची दिन रात इस बात की बाट जोहते रहते हैं कि उनको किस तरह की आज्ञा दी जाती है, और फिर वो जब नागरिक बनते हैं तब भी जो मुश्किल वक्त है या निर्णय का वक्त है उस वक्त भी वो आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। यानी स्वाधीन चेतना से भरे मनुष्य का निर्माण ऐसे बच्चों की शिक्षा की ऐसी समझ से नहीं हासिल हो सकती है जिसमें आप हिटलर या मुसोलिनी की तरह आदेश पारित करते हो और बच्चों से यह उम्मीद करते हो कि वह आपकी हर आज्ञा का पालन करे। ऐसे बच्चे जब नागरिक बनते हैं तो नागरिक बनने के बाद भी वो यही प्रतीक्षा करते रहते हैं कि उनको किस तरह से हुक्म दिया जाता है और वो हुक्म के अनुसार क्या करते हैं। वे स्वाधीन चेतना संपन्न मनुष्य में रूपांतरित नहीं होते हैं, जो शिक्षा का परम लक्ष्य होता है कि एक स्वाधीन चेतना संपन्न मनुष्य का निर्माण किया जाए। प्रेमचंद खूबसूरती से यह बात बताते हैं कि हर वक्त आज्ञा पालन करते रहने वाले बच्चों के संसार की जगह यह जरूरी है कि बच्चों में इस विवेक का उदय हो कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसकी समझ उसके दिमाग का हिस्सा बने, उसके चिंतन का हिस्सा बने, उसकी समझ का हिस्सा बने। उसमें बच्चों के मन में काम करने की, बच्चों की दुनिया में काम करने की आजादी दी जानी चाहिए बच्चे या बच्चों की दुनिया में, ऐसा प्रेमचंद का मानना है। एक तीसरी बात की तरफ वो का भी उल्लेख करते हैं, बच्चों को स्वाधीन बनाओ अपने लेख में। वो बताते हैं कि जो घर के छोटे या बड़े जो भी निर्णय हो उसमें कोई बच्चा या बच्ची छोटा ही क्यों ना हो उसकी राय जरूर ली जानी चाहिए। प्रेमचंद कहते हैं कि यह मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब उसकी राय सुनी जाती है या उसको राय जाहिर करने का अवसर दिया जाता है तब उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है, और आत्मविश्वास संपन्न मनुष्य एक बेहतर नागरिक के रूप में रूपांतरित होता है। अक्सर घर के जो बड़े निर्णय होते हैं या घर की जो घर के काम करने की जो एक तंत्र होता है, घर के काम करने का तंत्र, उसमें प्रायः बच्चे या बच्चियों को दूर रखा जाता है और झिड़क दिया जाता है कि तुम इस बात को न सुनो, तुम अभी बच्चे हो। प्रेमचंद का मानना है कि जो घर के निर्णय होते हैं उसमें बच्चे या बच्चियों की हिस्सेदारी जरूरी है, ताकि उसे इस बात का इल्म हो कि उसके होने का मतलब घर के लिए भी है, ताकि वह जब बड़ा हो पाए तो उसके होने का मतलब समाज को भी है, इस बात की समझ उसमें विकसित हो। प्रेमचंद उसी निबंध में आगे यह भी बताते हैं कि बच्चों को इस बात का भी अधिकार देना चाहिए कि वह पैसे का इस्तेमाल करना सीखें, और पैसे का प्रबंधन जब बच्चे या बच्चे सीखते हैं वही बच्चे जब नागरिक बनते हैं तो वहां पर भी वह अपने अधिकारों के प्रबंधन की तकनीक सीख लेते हैं। तो यानी बच्चों को स्वाधीन बनाओ निबंध हम शिक्षक शिक्षिकाओं को या शिक्षा की दुनिया से जुड़े हुए सचेत लोगों के लिए एक जीवनी की तरह, एक जीवनी शक्ति की तरह वो निबंध हमारे सामने आता है, और उससे उन बहुत सारे सूत्रों को हम हासिल करते हैं जिनके बल पर हमारी समझ पुख्ता होती है। हम समझ पाते हैं कि किस तरह से स्वाधीन बच्चों के रूपांतरण में
शिक्षा की भूमिका का स्थान होता है। तो इस तरह से प्रेमचंद एक अध्यापक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं और उनके बहुत सारे जो अनुभव हैं, उनके बहुत सारे जो लिखे हुए संसार का जो लिखा हुआ हिस्सा है, उससे हम परिचित होते हैं। बिहार के जो अध्यापक हैं उन्हीं ने मुझे तैयार किया है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी बिहार में हुई है, उच्च शिक्षा भी बिहार में हुई है। बाद में मैं दिल्ली चला गया था पढ़ने के। मैं अपने इस अवसर पर उन तमाम गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जो बिहार में जिन्होंने मुझे पढ़ाया समझाया है। डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी को मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी समझ को विकसित किया है। चंदन जी जैसे लोग हैं हमारे साथ, जिनसे बातचीत करते हुए हम नया कुछ सीखते रहते हैं। और बिहार के वे तमाम शिक्षक जो इस व्याख्यान के जरिए प्रेमचंद की जो आज जयंती है, ऐसे मुबारक मौके पर एक शिक्षक के रूप में प्रेमचंद की उपस्थिति के क्या मायने हैं, इस दिशा में जो हम लोग सोच रहे थे उसमें हमारे सहयात्री बने हैं। आप सभी को सलाम और आप सभी को प्रणाम करता हूं कि आपने बहुत धैर्यपूर्वक मेरी बिखरी हुई बातों को सुना। और इन बिखरी हुई बातों से कोई सिलसिला यदि बन पाता है तो यह आपकी समझ का विस्तार होगा। और मुझसे यदि कहीं चूक हो गई है, कोई गलती हो गई है तथ्यों को परोसने में, विश्लेषण में, तो इसके लिए मैं करबद्ध आपसे माफी मांगता हूं। और चंदन जी को और टीचर्स ऑफ बिहार को और शिव जी को और वे तमाम दोस्त लोग जिन्होंने इस मौके पर हमारे सुनने के लिए हमें अपनी बात कहने के लिए अवसर दिया, आप सभी को बहुत शुक्रिया। सवाल आमंत्रित है चंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सहाय। वैसे तो आपको सुनते रहने का मन है, लेकिन समय जो है वो आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। हम कुछ सवाल लेते हैं अपने साथियों के। एक सवाल जो वासव मधुक जी का है उसे लेते हैं। उनका कहना है कि आज के दौर में जब अभिभावकों का बच्चों पर रिजल्ट का दबाव रहता है, उस संदर्भ में एक शिक्षक के रूप में बड़े भाई साहब कहानी को कैसे देखा जाए सर? हाँ, बहुत खूबसूरत कहानी है बड़े भाई साहब। और निश्चित रूप से जो हमारे वासव मधुक जी ने जो उल्लेख किया है बड़े भाई साहब कहानी को आप याद करिए। उसमें दो भाई हैं। एक भाई का यह मानना है कि हरफों से गुजरना या शब्दों से गुजरना या पंक्तियों से गुजरना और उन्हें याद कर लेना ही शिक्षा है। और जो दूसरा भाई है जो कि खूब खेलता है और वो समझता है कि आनंददायक ढंग से शिक्षा को सीखता है या उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है। प्रेमचंद का खुद का जो अपना जीवन है उसमें भी बहुत ऊंचे अंक नहीं आए हैं प्रेमचंद के। तो इस वक्त जबकि अंकों का दबाव अभिभावकों पर बहुत ज्यादा है, तो प्रेमचंद का भी मानना था और जो बड़े शिक्षा शास्त्री हैं उनका भी यह मानना है कि उस दबाव का कोई अर्थ नहीं है। दरअसल बच्चे या बच्चियों को इस बात की आजादी मिलनी चाहिए कि वे रचनात्मक ढंग से जॉयफुल नजरिए से यानी आनंद लेते हुए शिक्षा की दुनिया के हमसफर बन सके। जैसा कि उस बड़े भाई साहब कहानी में तो इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन है। जो शब्दों के पीछे भागता है उसकी सफलता संदिग्ध है, लेकिन जो शब्दों को जीता है और शब्दों के साथ दुनिया के रिश्ते को कायम करने में सफल होता है, उसकी सफलता दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। वासु मधुक जी, सवाल पूछने के लिए शुक्रिया। एक और सवाल है सर जी चंद्र उदित कुमार जी का। उनका सवाल है कि आज प्रेमचंद जी को बच्चों को प्रथम जानकारी लेखक नहीं बल्कि शिक्षक के रूप में क्यों नहीं परिचय कर? आज प्रेमचंद जी को बच्चों को प्रथम जानकारी लेखक नहीं बल्कि शिक्षा के रूप में क्यों नहीं परिचय कराया? मैं जहां तक सवाल को समझ पा रहा हूं, आपकी चिंता यह है कि एक कहानीकार के रूप में, एक विचारक के रूप में, एक लेखक के रूप में प्रेमचंद की उपस्थिति के बहुत सारे संदर्भों का अध्ययन हम लोग करते हैं और उसी से बच्चे या बच्चियों को परिचित कराते हैं। एक शिक्षक के रूप में उनकी उपस्थिति के क्या मायने हैं, यह भी हिस्सा बनना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ मुदित जी, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जरूर काम होना चाहिए। लेकिन आपको एक प्रसंग मैं बता दूं कि उनके जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनके पढ़ाए हुए जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने एक शिक्षक के रूप में प्रेमचंद की उपस्थिति को अपने संस्मरणों में संजोया है। और जो उनके अपने लिखे हुए हैं, शिक्षा की दुनिया के बहुत सारे सिरों को पहचान लेते हैं, पकड़ पाते हैं।
तो निश्चित रूप से बच्चे या बच्चियों को या जो तालीम उन्हें दी जाती है, जो शिक्षा उन्हें दी जाती है, उसमें अध्यापक प्रेमचंद के होने के बहुत सारे अर्थों के अध्ययन की जरूरत है, या बहुत सारे सिरों की बानगी वहां पर पेश करने की जरूरत है। शुक्रिया मुदीत जी आप के सवाल के लिए। जी चंदन जी। मुदीत जी एक और सवाल जो है उन्होंने लिया है, वो यह भी कहते हैं कि क्या समान शिक्षा प्रणाली के जैसे जो तमाम शिक्षा से संबंधित जो आवश्यकताएं रही हैं उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ लिखा है, प्रेमचंद जी ने कुछ कहा है? अब वो जी समान शिक्षा प्रणाली जैसे पदबंध का उन्होंने प्रयोग तो नहीं किया है, लेकिन उनकी चिंता इस बात को लेकर जरूर है कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसके लिए जिस आर्थिक तंत्र की जरूरत है सरकारी महकमे की तरफ से, उस आर्थिक तंत्र की व्यवस्था कितनी जरूरी है, वो इस पर संवेदनशीलता से विचार करते हैं। और उनका स्पष्ट मानना है कि शिक्षा तंत्र की मजबूत बुनियाद को सरकारी जो टैक्स हैं, सरकारी जो कर वसूले जाते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। वो मानते हैं और कमोबेश वो दौर हमें आज भी दिख रहा है कि जो शिक्षा की दुनिया है वो दरअसल संपन्नों की दुनिया के लिए एक बेहतर रोशनी तो है, लेकिन आज की तारीख में भी जो गरीब लोग हैं, जो हमारे देश के मेहनत कश लोग हैं, उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दुनिया आर्थिक नजरिए के कारण अनेक बार उनसे दूर है। आईआईटी में पढ़ाना या एम्स में पढ़ाना या जो नेशनल लॉ स्कूल है उसमें पढ़ाना एक आम आदमी के बस का नहीं है। प्रेमचंद अपने लेखन में बार बार, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया था, संयुक्त प्रांत में आरंभिक शिक्षा या उनका जो कर्म भूमि उपन्यास है उसमें भी वो जिक्र करते हैं। और यत्र तत्र उन्होंने लिखा भी है कि जो सरकार है उसकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह जो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के जो बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करे, उसके लिए एक आर्थिक तंत्र का निर्माण करे, ऐसा प्रेमचंद का मानना था। जी धन्यवाद सर। जी विनोद उपाध्याय जी का सवाल चंदन है जी विनोद उपाध्याय जी सवाल विनोद उपाध्याय जी, आज के इस दौर में यदि प्रेम जी मैं पढ़ रहा हूँ, आज के इस दौर में यदि प्रेम होते तो उनकी भूमिका कैसी होती बिहार के शिक्षाई संदर्भ में। विनोद उपाध्याय जी सबसे पहले आपको नमस्कार। हम लोग बहुत सारे काम एक साथ किए हैं और आप हमारे काशी विद्यापीठ के शिक्षा शास्त्र विभाग के विद्यार्थी भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज के इस दौर में प्रेमचंद होते तो उनकी भूमिका कैसी होती। तो निश्चित रूप से उनकी भूमिका यही होती कि जो शिक्षा है उसके वास्तविक लक्ष्य, यानी जो उनके लेखन के हिसाब से यदि उनका आकलन करे तो वे एक ऐसी आनंददायक शिक्षा पद्धति के समर्थक होते जिनमें आदेश या जो हुक्म के पालन की जगह इस बात की चिंता मुखर होती कि बच्चे में स्वनिर्णय की क्षमता कैसे विकसित हो, इसको लेकर वो प्रयास करते हुए नजर आते। और जो ये शिक्षकों की बहुस्तरीय व्यवस्था है, यानी आप एक ही तरह के काम के लिए किसी शिक्षक को बहुत ज्यादा वेतन देते हैं, किसी को बहुत कम वेतन देते हैं और किसी को इतना कम देते हैं कि वो भूखमरी के हालात में हो, तो निश्चित रूप से वह इस तरह की नीतियों का विरोध कर रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है संयुक्त प्रांत में आरंभिक शिक्षा। जब वो लेख लिख रहे थे तो उसमें इस बात पर अपनी राय जाहिर करते हैं कि जिस शिक्षक का आर्थिक आधार कमजोर हो वह अपने आर्थिक आधार में दिन रात यदि मुब्तला रहेगा, उस आर्थिक चिंता में ही वह खोया रहेगा, तो वह इल्म की बात क्या सोचेगा। तो निश्चित रूप में आज के दौर में यदि प्रेमचंद होते तो एक शिक्षा की एक ऐसी लड़ाई का हिस्सा जरूर होते जो शिक्षा की इस लड़ाई में वेतन से लेकर जो फीस के मुद्दे हैं उन सबों की चिंताएं शामिल होती और भावी राष्ट्र यानी भावी हिंदुस्तान में स्वाधीन नागरिक के तैयार होने के, जिसके विवेक से राष्ट्र के मंसूबे, राष्ट्र के बेहतरी के सपने देखे जा सकते हैं, ऐसी शिक्षा के पक्षधर के रूप में एक वैकल्पिक जमीन तलाश करते हुए हमें नजर आते हैं। ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं। शुक्रिया विनोद उपाध्याय जी। धन्यवाद। एक और चंदन लेते हैं विपुल कुमार जी का। जी, प्रेमचंद की कहानी का नायक हमेशा दबे कुचले कमजोर लोग होते हैं।
जो बहुत ही क्रांतिकारी रचना होती थी, आज ऐसे कहानीकारों की कमी से समाज अंधकार की ओर जा रहा है। देखिए, प्रेमचंद के पहले जो लेखन का संसार था, आज शाम में मेरा एक व्याख्यान है इसी विषय पर कि साहित्यकार के रूप में प्रेमचंद की उपस्थिति के क्या मायने हैं। तो विपुल जी, प्रेमचंद की खासियत ही इस बात को लेकर है कि उन्होंने जो अमीरों के वैभव से चमत्कृत होने वाले जो नाटकीय ढंग के राजकुमार जैसे नायक हुआ करते थे, वहां से वो पूरी रचना यात्रा को यहाँ तक लाए जिसमें समाज का वंचित तबका, लेकिन मेहनतकश तबका अपनी उपस्थिति के मायने प्रकट करता था। और जो आप कह रहे हैं कि प्रेमचंद की कहानी का नायक हमेशा दबे कुचले कमजोर लोग होते हैं, जो बहुत ही क्रांतिकारी रचना होती है, आज ऐसे कहानीकारों की कमी से समाज नहीं, ऐसे कहानीकार हैं। आप यह कह सकते हैं कि जो आभासी दुनिया है, यानी बड़े प्रकाशन संस्थान हैं या जो सोशल मीडिया है, उसके चलते हमें ऐसे बहुत सारे बनावटी कहानीकार दिखाई पड़ते हैं जिनकी चिंता के केंद्र में हिंदुस्तान का आम आदमी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे कहानीकार अभी हमारे समाज में नहीं है जो कि आम आदमी की जो तकलीफें हैं या उनके जो सपने हैं या उनके जो संघर्ष हैं उनको आधार बनाकर कहानी न लिखते हो। निश्चित रूप से प्रेमचंद ने वह क्रांतिकारी काम किया था जिससे हमारे समाज में नायक की और समझदारी का जो नजरिया था वो बदल गया। बहुत शुक्रिया विपुल कुमार जी। जी चंदन जी, टिप्पणी लेते हैं सर। CS साहू जी की प्रेमचंद की कई ऐसी कहानियां हैं जी, प्रेमचंद की कई ऐसी कहानियां हैं जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हैं। दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, ईदगाह, नमक का दारोगा, पंच परमेश्वर आदि। इन कहानियों से बच्चों को आदर्श, मूल्य एवं नीति का संदेश मिलता है। उनकी कहानियां बच्चों को कर्तव्यनिष्ठ, नैतिक, संस्कारवान बनाने के लिए उपयोगी है। आपने तो सारी बातें कही दी, लेकिन नैतिकता पर मैं थोड़ी सी बात कर लेना चाहता हूँ। प्रेमचंद की नजर में नैतिकता क्या था, इसको समझ लेना जरूरी है। कलम का सिपाही जब आप पढ़िएगा, अमृत राय का जो प्रेमचंद पर केंद्रित जो अमृत राय की किताब है, उसमें अनेक जगहों पर इस बात के हमें संकेत मिल जाते हैं कि प्रेमचंद की नजर में नैतिकता का क्या मतलब था। प्रेमचंद का स्पष्ट मानना था कि नैतिकता कोई बाहर की चीज नहीं है, वह अपने विवेक से उपजने वाला दर्शन है। यानी वो मानते थे कि नैतिकता यदि बाहर से ओढ़ी हुई यानी आप बहुत सारे नीति वाक्य याद कर लेते हैं और गाहे बगाहे उस नीति वाक्य को उद्धरण के रूप में उपयोग में लाते हैं, जैसा कि आजकल हमारे नायकों में दिखाई पड़ता है, चाहे वो राजनीतिक नायक हो, चाहे वो शिक्षाई नायक हो, या चाहे वो किसी भी तरह के नायक हो, कि ओढ़ा हुआ नैतिक आदर्श से भरा वाक्य उनके जीवन का हिस्सा होता है। प्रेमचंद इसे परहेज करते थे। प्रेमचंद बल्कि कई बार ऐसे लोगों का मजाक भी उड़ाते थे। उनकी जो पहली रचना है असरारे मुआबिद उर्फ देवस्थान रहस्य, उसको भी पढ़िएगा। तो नैतिकता के जो ऐसे मुहावरे जो कि ऊपर के थोपे हुए होते हैं, उससे प्रेमचंद असहमत हैं। तो आपकी टिप्पणी बहुत ही लाजवाब है और तारीफ के काबिल है, लेकिन नैतिकता के मामले में जो प्रेमचंद सोच रहे थे, समझ रहे थे, उस पर पुनर्विचार की जरूरत है। उनका मानना था कि नैतिकता आदर्श वाक्यों से संचालित होकर बाहर से ओढ़ा जाने वाला वाक्य नहीं है, बल्कि वह जीवन की सच्चाइयों से उभरने वाला सच होना चाहिए। और उनकी कहानियां इस बात की ताकीद करती हैं। इसलिए जो आज के हमारे नायक हैं, उनके वाक्यों में नैतिकता के जब संदेश दिखाई पड़ते हैं तो बेजान वाक्य होते हैं। लेकिन प्रेमचंद का जैसे दो बैलों की कथा का जिक्र आपने किया है, या ईदगाह का जिक्र किया है, या नमक का दारोगा का हमने जिक्र किया है, उससे जो नैतिक संदेश निकलते हैं वह हमारे जीवन का हिस्सा बनते हुए नजर आते हैं या हमें रोशनी देते हुए नजर आते हैं। जैसा कि प्रेमचंद ने अपने निबंध साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता में कहा था कि साहित्यकार का काम उस मशाल की तरह होता है जो राजनीति के आगे चलने वाली सच्चाई की तरह काम करता है। बहुत शुक्रिया। प्रमोद रंजन जी का एक सवाल है, वर्तमान समय में साहित्य के प्रति विमुख होने का क्या कारण है? नहीं, साहित्य के प्रति विमुख नहीं हो रहे हैं लोग, रुचियां बदल रही हैं, माध्यम बदलते हैं जब तब रुचियां भी बदलती है। आप देखिए कि जो सोशल मीडिया है, तो बात कहने का अंदाज पहले जो किताबों की दुनिया थी उससे लोग जुड़ते थे, अब सीरियल आ गए हैं और बहुत सारे दूसरे जो तंत्र हैं वो हमारे आसपास बिखरे हुए हैं। लेकिन अभी भी बच्चे या बच्चियों की दुनिया में कहानियों की दुनिया जब आती है, साहित्य की दुनिया आती है, तो उसका एक अलग मंजर दिखाई पड़ता है, उसकी एक अलग
उपस्थिति दिखाई पड़ती। जैसे आप जंगल बुक मोगली वाला किस्सा ही देख लीजिए, या फिर हैरी पॉटर देख लीजिए, या फिर जो प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित पहले धारावाहिक आते थे, तो उसमें भी बच्चे या बच्चियों की रुचि हुआ करती थी। असल में सवाल यह नहीं है कि साहित्य नहीं है जीवन में, सवाल यह है कि जो माध्यम है वो किस रूप में हमारे सामने आते हैं। निश्चित रूप से यह एक चिंता का विषय है कि हमारी शिक्षा पद्धति का एक सिरा कहानियों की दुनिया से जुड़ा होना चाहिए। बिहार में तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया था शिक्षा का साहित्य के माध्यम से। चंदन जी को याद होगा कि हम लोगों ने बहुत कवायद की थी ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी के नेतृत्व में कि शिक्षा के साहित्य को, यानी हम ट्रेनिंग का हिस्सा बनाए कि साहित्य किस तरह से शिक्षा का एक सिरा जुड़ सकता है या बन सकता है। तो निश्चित रूप से एक ऐसे तंत्र की जरूरत है जिसमें साहित्य की उपस्थिति के विभिन्न अर्थों को हम समझ सकें, साहित्य को हम एक बेजान अनुभव के रूप में न लें बल्कि उसको शिक्षा की दुनिया का ही हिस्सा समझे। जी चंदन जी, एक और पोस्ट लेते हैं। आभार आने का सवाल है, शिक्षक प्रेमचंद जी की समावेशी शिक्षा के मूल्यों को कृपया प्रकाशित किया जाए। समावेशी शिक्षा जैसे पद का तो उन्होंने प्रयोग नहीं किया, लेकिन वे बहुत सारे ऐसे जिक्र करते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि आप यदि कर्म भूमि को ही पढ़िए तो उसका जो नायक है इस बात के लिए रो रहा है, क्वींस कॉलेज में पढ़ रहा है नायक, और इस बात के लिए रो रहा है कि वह फीस कैसे देगा, और फीस कैसे देगा इस बात के लिए वो रोते हुए स्कूल के एकांत में एक जगह बैठ जाता है, और उसका दोस्त आता है, और जो कि अब्दुल सत्तार उसका नाम, मुसलमान है वो दोस्त, और जो शायरी भी करता है और एक संपन्न घर का लड़का है, और वो दोस्ती बहुत ही शानदार है। तो इस तरह से, और वो लड़का फिर फीस भरता है कर्मभूमि जो उपन्यास है उसके नायक अमरकांत का। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि समावेशी शिक्षा के जो बहुत सारे टूल्स हैं, प्रेमचंद ने इस पद का प्रयोग तो नहीं किया है, लेकिन उनके पात्रों में, उनके विचारों में, उनके कहानियों में, उनके उपन्यासों में, उनके निबंधों में इस बात की चिंता जरूर जाहिर होती है कि समाज का जो एक ढांचा निर्मित हो वह ढांचा मुकम्मल हो, उसमें हर तरह की आवाज को मुकम्मल ढंग से प्रकट होने का अवसर हासिल हो। प्रेमचंद के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि वे सिर्फ दबे कुचले मनुष्य ही नहीं, उनकी जो शिक्षा की दुनिया थी वह इतनी व्यापक थी कि उसमें पशु पक्षियों तक का भी संसार शामिल था। तो वृद्धों की चिंता, अल्पसंख्यकों की चिंता, जो हमारे शारीरिक चुनौती प्राप्त लोग हैं उनकी चिंता, ये सारी चिंताएं उनकी चिंताओं में इस तरह से प्रकट होती है कि वह उनकी कथा युक्ति में वह व्यापक सच को कहने के रूप में हमारे सामने आती है, और उसका वो इस तरह से रूपांतरण करते हैं कि समावेशी शिक्षा की जो आज अवधारणा हमें दिखाई पड़ती है उसके संवेदनशील पहलू को समझने में हमें सहायता मिलती है। जी चंदन जी। जी सर, शुक्रिया। सवालों और कमेंट्स की बहुत सारे कड़ियां हैं और सबको हम लोग ले नहीं पाएंगे, लेकिन चलते चलते मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बाकी जो हमारी टीम टीचर्स ऑफ बिहार है उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। तमाम जो श्रोतागण इससे जुड़े हैं इन सबका भी शुक्रिया करना चाहता हूं, आभार प्रकट करता हूं। चलते चलते आपसे एक आखिरी जो सवाल है वो ये है कि हमारी जो टीम टीचर्स ऑफ बिहार है इसमें हजारों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़े हुए हैं। लगभग 35-40 हजार से ऊपर जो है शिक्षक किसी न किसी माध्यम से इस फोरम में अपनी बातों को रखते हैं, और ये एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी है। तो चलते चलते आपका एक संदेश इन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए मैं आग्रह करता हूं कि इसके ऊपर जो है आप कुछ बात रखें। शुक्रिया चंदन जी। प्रेमचंद ने हमारी जो दुनिया है उसको, उसके अंधेरे को रोशन किया है, और आज का जो दिन है वह प्रेमचंद को याद करने का दिन है, प्रेमचंद को समर्पित आज का दिन है। और शिक्षक के रूप में प्रेमचंद की उपस्थिति के मायने के बहुत सारे पहलुओं को हम समझ रहे थे। बिहार के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका कर्ज है हम पर, उनके पुरखों ने हमें पढ़ाया लिखाया है, और आज भी बहुत सारी चीजें हम उनके नजरिए से समझते हैं। आपको संदेश देने की स्थिति मेरी नहीं है, इतना बड़ा मैं नहीं हूं, फिर भी प्रेमचंद की जो दुनिया है उसके नजरिए से हम लोग एक बात को साफ तौर पर समझ लें,
बिहार के शिक्षिकाओं की दुनिया को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ बकौल प्रेमचंद कि वे एक ऐसे स्वाधीन मनुष्य की कल्पना कर रहे थे जिसकी नींव विद्यार्थी जीवन काल में ही रख दी जाए, यानी बच्चों के काम करने की आजादी और अनुशासन का मतलब जो स्व विवेक है, स्व निर्णय है, उसकी समझदारी का उदय बच्चे या बच्चियों में होना चाहिए और वह बच्चा या बच्ची एक जिम्मेदार नागरिक में तभी रूपांतरित होता है जब वह मजबूत हो, स्वाधीन हो, उसे काम करने की आजादी हो, उसे पढ़ने की आजादी हो, अपने ढंग से चीजों को देखने, समझने और विश्लेषित करने का अवसर हासिल हो। तो हम सभी अध्यापिकाओं का यह कर्तव्य बनता है कि प्रेमचंद की उस मशाल को समझें जिसमें बच्चों की स्वाधीनता के ठीक अर्थ गुंफित हैं और उस स्वाधीनता की रोशनी से एक जिम्मेदार नागरिक के रूपांतरण में हम अपनी भूमिका सहयात्री के रूप में महसूस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद चंदन जी। धन्यवाद सर। और इसी के साथ जो है व्याख्यान माला की जो ये पहली कड़ी है उसको हम विराम देते हैं। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इससे जुड़े हैं। आशा है कि इस व्याख्यान माला की अगली कड़ी को हम लोग बहुत जल्द ही जो है लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।